नमस्कार साथियों, मैं मुकेश कुमार मीना कस्तूरी महाविद्यालय कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, हम बीए सेकेंड ईयर की क्लास में मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और जैसा कि हमें लास्ट क्लासेस में पढ़ चुके हैं, हमारा जो टॉपिक चल रहा है मध्यकालीन भारत को जानने के सोर्सेज। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था मध्यकालीन भारत को जानने के सोर्सेज। तो उसमें हम लोग हमारा जो क्वेश्चन बनेगा उसमें राजस्थान विश्वविद्यालय के अगर एग्जाम्स की बात करता हूं मैं, देखिए इसमें से कुछ क्वेश्चंस तो आते ही हैं। इसमें आरएएस में भी आता है, आईएएस में भी आता है। बुक्स का नाम दे देते हैं और ऑथर से मैच करवाते हैं। उसके साथ साथ राजस्थान विश्वविद्यालय के एग्जाम्स में इस टॉपिक पे जो क्वेश्चन बनता है वो इस प्रकार से बनेगा कि सल्तनत काल के इतिहास को जानने के सोर्सेज का आलोचनात्मक वर्णन करो, या फिर वो ओवरऑल दे देता है, या फिर क्या करता है वो ओवरऑल दे देता है। क्वेश्चन बन जाएगा आपका मध्यकालीन भारत के इतिहास को जानने के सोर्सेज का वर्णन कीजिए। तो उसमें हमें फिर उस जो मैंने आपको लिखाए हैं, बुक्स वगैरह लिखाई है, उस हिसाब से फिर अपने को चलना पड़ता है। तो देखिए, हम जैसा कि अभी तक पढ़ चुके हैं, मैंने आपको बताया कि मध्यकालीन भारत को मध्यकाल क्यों कहते हैं। आप सबको अच्छी तरह पता है कि मध्यकाल में हमारे यहाँ मध्य एशिया से कुछ आक्रमणकारी आए, तुर्की आक्रमणकारी आए और उन्होंने हमारे यहाँ भारत में अपनी सत्ता स्टेब्लिश की और हमारे यहाँ राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक प्रत्येक क्षेत्र में उनकी कला और संस्कृति की झलक हमें देखने को मिलती है। और इसी वजह से उसका टाइम पीरियड को 1206 से 1761 के टाइम पीरियड को हमने मध्यकाल की संज्ञा दी है। उसके पश्चात जो 1761 के बाद का जो भारत वो कहलाता है आधुनिक काल। वो मैंने आपको बताया था क्यों कहलाता है, क्योंकि हमारे यहाँ अंग्रेज आए। 1761 के बाद हमारे यहाँ जो सभ्यता में, हमारी सभ्यता और संस्कृति में जिस शक्ति की झलक दिखती है वो कौन थे? अंग्रेज। और अंग्रेजों को हमने हमारे जो समाज है या हमारा इतिहास है उसमें उनको कुछ अग्रणीय मांगा है, उनको आधुनिक माना है। और इस वजह से उस काल टाइम पीरियड को हम अध्ययन की दृष्टि से क्या कहते हैं? आधुनिक काल। तो देखिए, आगे हम चलेंगे। हमने कुछ सोर्सेज के नाम पढ़े थे, तो आगे हम जो हमारे सोर्सेज में हम आगे लिखेंगे तो उसमें बुक्स का नाम लिखिएगा आप। फुतूह उस सलातीन, फुतूह उस सलातीन किताब का नाम है ये, फुतूह उस सलातीन। टॉपिक हमारा वही चल रहा है, मध्यकालीन भारत को जानने के सोर्सेज। टॉपिक का नाम वही चलेगा और उसमें हमें कंटिन्यू रहना है, फुतूह उस सलातीन। इसमें लिखिएगा, इस ग्रंथ की रचना ख्वाजा मलिक इसामी के द्वारा की गई। इस ग्रंथ की रचना डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं हम, इसामी के द्वारा की गई। अपने इस ग्रंथ में इसामी ने यामिनी वंश के इतिहास से, अपने इस ग्रंथ में इसामी ने यामिनी वंश से लेकर तुगलक वंश तक का वह अपने इस ग्रंथ में उल्लेख करता है। तो देखिए कि यह ग्रंथ फुतूह सलातीन हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट हुआ कि इस ग्रंथ से हमें क्या मिलता है? यामिनी वंश से लेके तुगलक वंश तक का इतिहास हमें मिलता है। तो यदि हम बात करें कि यामिनी वंश से लेके तुगलक वंश तक के इतिहास को जानने का हमारा मुख्य सोर्सेज क्या है, तो मुख्य सोर्सेज क्या होगा? फुतूह उस सलानी, इसामी की द्वारा रचित ग्रंथ फुतूह उस सलातीन। ठीक है, तो आगे लिखेगा। नेक्स्ट बुक का नाम है हमारा रहला, इब्न बतूता का रहला। हमारी नेक्स्ट किताब का नाम है इब्न बतूता का रहला। इसमें लिखेगा, इब्न बतूता के द्वारा अपने ग्रंथ रहला की रचना की गई। इब्न बतूता के द्वारा अपने ग्रंथ रहला की रचना की गई और यह ग्रंथ सल्तनत काल के इतिहास को जानने का बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और यह ग्रंथ
सल्तनत काल के इतिहास को जानने का बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, क्योंकि इब्न बतूता अपने इस ग्रंथ रहला में क्योंकि इब्न बतूता अपने इस ग्रंथ रहला में, जो कि उसका यात्रा वृत्तांत है, उसका यात्रा वृत्तांत है, वह अपने इस ग्रंथ में सल्तनत काल का आंखों देखा हाल बयां करता है। सल्तनत काल का आंखों देखा हाल बयां करता है। और आधुनिक इतिहासकारों ने भी उसके इस ग्रंथ को मध्यकालीन भारत के इतिहास को जानने का महत्वपूर्ण स्रोत माना है। मध्यकालीन भारत को जानने का महत्वपूर्ण स्रोत माना है। क्लियर है बात? आगे लिखेगा इसमें इब्न बतूता 1333 में अफ्रीका से भारत आया। 1333 में अफ्रीका में वो मोरक्को का निवासी था, अफ्रीका से भारत आया और वह 14 वर्ष तक भारत में रहा। इस दौरान उसने भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक आदि सभी स्थितियों का अध्ययन किया। इस दौरान उसने भारत की राजनीतिक, भौगोलिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक आदि सभी स्थितियों का अध्ययन किया और 1341 में उसे सुल्तान मोहम्मद तुगलक के द्वारा 1341 में उसे सुल्तान मोहम्मद तुगलक के द्वारा चीन अपने राज्य की ओर से राजदूत बनाकर भेजा गया। 1341 में चीन अपने राज्य की ओर से राजदूत बनाकर भेजा गया। किंतु वह चीन ना पहुंचकर अपने स्वदेश चले गया। किंतु वह चीन ना पहुंचकर अपने स्वदेश चला गया और इसके पश्चात उसने 25 वर्षों तक मोरक्को के सुल्तान की संरक्षण में कार्य किया। और इसके पश्चात उसने 25 वर्षों तक मोरक्को के सुल्तान के संरक्षण में कार्य किया। मोरक्को के सुल्तान के संरक्षण में कार्य किया और उसी का आदेश पाकर उसने अपने ग्रंथ रहला की रचना की। आगे लिखेगा, इसमें आगे चलते हैं। इब्न बतूता ने अपने रहला नामक ग्रंथ में भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक आदि सभी बातों का उल्लेख किया है।
आदि सभी बातों का उल्लेख किया है। चूंकि वह भारत में स्वयं 14 वर्ष तक रहा था, चूंकि वह स्वयं भारत में 14 वर्ष तक रहा था, अतः उसके द्वारा लिखा गया यह ग्रंथ अत्यंत ही विश्वसनीय माना गया है। उसके द्वारा लिखा गया यह ग्रंथ अत्यंत ही विश्वसनीय माना गया है। क्लियर है बात? आगे लिखेगा, उसने सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल की परिस्थितियों का भी उल्लेख किया है। गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल की परिस्थितियों का भी उल्लेख किया है, और उसके साथ साथ वह उसके दरबार में होने वाले षड्यंत्रों, गुप्तचर व्यवस्था, डाक व्यवस्था और उसकी मृत्यु की परिस्थितियों का भी वर्णन करता है। गयासुद्दीन तुगलक के पश्चात इब्न बतूता मोहम्मद तुगलक के शासन का भी विस्तृत वर्णन देता है। मोहम्मद तुगलक के शासन का भी वह विस्तृत वर्णन देता है, जिसमें वह सुल्तान की अनेक योजनाओं का वर्णन करता है। खास तौर से वह उसके राजधानी परिवर्तन की बात कहता है। विशेष रूप से वह सुल्तान मोहम्मद तुगलक के द्वारा उसके राजधानी परिवर्तन का वह उल्लेख करता है, और वह अपने इस ग्रंथ रहला में राजधानी परिवर्तन के दुष्परिणामों के बारे में भी बताता है। इस प्रकार से वह मोहम्मद तुगलक के व्यक्तित्व का उल्लेख भी करता है। वह सुल्तान की उदारता, सुल्तान की क्रूरता आदि के बारे में भी लिखता है। उसने अपने ग्रंथ में दिल्ली नगर, उसके बाजार, भारतीय उत्सवों, मेलों, पशु पक्षियों आदि के बारे में भी वह अपने इस ग्रंथ
रहला में हमें बताता है, हमें बताता है। इस प्रकार से इब्न बतूता का रहला, इस प्रकार से इब्न बतूता का रहला, इस प्रकार से इब्न बतूता का रहला सल्तनत काल के विशेष तौर से तुगलक कालीन इतिहास को जानने का हमारा महत्वपूर्ण स्रोत है। सल्तनत काल विशेष तौर से तुगलक वंश के इतिहास को जानने का बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्सेज है, बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्सेज है। क्योंकि इब्न बतूता, क्योंकि इब्न बतूता का रहला, क्योंकि इब्न बतूता का रहला तुगलक काल का आंखों देखा विस्तृत वर्णन है। तुगलक काल का आंखों देखा विस्तृत वर्णन है। आगे लिखेंगे, देखिए रहला हो चुका है। रहला में मैंने आपको बता दिया सोर्सेज चल रहे हैं। रहला बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। रहला क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसका जो कंटेंट है वो क्या है? आंखों देखा। स्वयं वो 14 साल तक यहाँ रह के गया था भारत में, और 14 साल रहने के पश्चात उसने अपने यहाँ अपने होम जो है उसका दक्षिण अफ्रीका था, मोरक्को गया, और वहाँ उसने अपने शासक के आदेश पर इस ग्रंथ की रचना की थी। तो नेक्स्ट ग्रंथ लिखेगा हमारा, नेक्स्ट चलते हैं तारीख मुबारक शाही। नेक्स्ट है हमारा तारीख मुबारक शाही। तारीख मुबारक शाही की रचना, तारीख मुबारक शाही की रचना, तारीख मुबारक शाही की रचना, तारीख मुबारक शाही की रचना याहिया बिन अहमद सर हिंदी के द्वारा की गई। याहिया बिन अहमद सर हिंदी के द्वारा की गई। याहिया बिन अहमद सर हिंदी के द्वारा की गई। इस ग्रंथ से हमें सैयद वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इस ग्रंथ से हमें सैयद वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, और यह ग्रंथ सैयद वंश का इतिहास जानने का, और यह ग्रंथ सैयद वंश का इतिहास जानने का एकमात्र सोर्सेज है या स्रोत है। क्लियर है बात? तो देखिए, ये आज हमने सल्तनत कालीन मुख्य सोर्सेज के बारे में जानकारी प्राप्त की है। सल्तनत काल के जो भी मुख्य स्रोत बनते थे, महत्वपूर्ण बुक्स बनती थी, वो मैंने आपको लिखवा दी है। एक बार ये थोड़ा आपको लगेगा स्टार्टिंग में नाम थोड़े अजीब लगेंगे, लेकिन हम जैसे रिपीट करते जाएंगे, बार बार रिपीट करेंगे, तो 2 या 3 बार अगर आप इसका रिपीटेशन करोगे या वीडियोस को देखोगे तो आपके जबान पे ये नाम चढ़ जाएंगे और बड़ा इजी गोइंग आप इसको याद कर लोगे। और देखिए, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, अब ये कोरोना का जो संक्रमण काल है, दौर चल रहा है, इसमें हम जैसा कि हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि भाई हमें परिस्थितियों को देखते हुए अब आगे बढ़ना है, क्योंकि जीवन का नाम ही निरंतरता है। मनुष्य कभी भी परिस्थितियों से, विपरीत परिस्थितियों से खासतौर से नहीं घबराता और उन परिस्थितियों का से सामंजस्य बिठाता हुआ आगे चलता है। तो मैं सभी आप मेरे स्टूडेंट से निवेदन करूंगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि जो भी वीडियो आएगा, जिसका जो भी नोटिफिकेशन आएगा, उसको आपके मोबाइल में उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और हमारी क्लासेस जो है वो निरंतर बनी रहेगी। तो कल हम नेक्स्ट जो क्लास लेंगे उसमें मुगल कालीन साहित्य के बारे में पढ़ेंगे, तो आप इसको रीड करके आएगा। इसमें आगे थोड़ा आप अगर बुक्स, मैं सोचता हूँ सभी ने बुक्स ले ली होगी, तो हम इसमें नेक्स्ट क्लास पे चर्चा करेंगे मुगल कालीन साहित्यिक स्रोत। ठीक है, ओके, धन्यवाद।